एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक शेष रह गया था, हाइट एंड डिस्टेंस। उससे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस है क्या? हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हेल्प से हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन कैसे होता है ये जानने के लिए सबसे पहले हमको हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट देखने होंगे। इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइन ऑफ साइट की, यानी कि दृष्टि रेखा। ठीक, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। ये दृष्टि रेखा है क्या? दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को देखा जा रहा है तो व्यक्ति की आंख और जो वस्तु है उसके बीच की जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, ये व्यक्ति हो गया। अब व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु देखी जा रही है, मान लीजिए यहाँ कोई गुब्बारा उड़ रहा था, इस गुब्बारे को देख रहे हैं। तो जो व्यक्ति की आंख है और ये वस्तु है, इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाएगी। ये जो काल्पनिक रेखा जा रही है, इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। व्यक्ति की आंख और वस्तु के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट। ठीक, अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या बनता है? ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया, लाइन ऑफ साइट हो गया। सेकेंड क्या? क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन तो जानते ही होंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, सॉरी वर्टिकल लाइन की, तो वर्टिकल लाइन क्या है? ये स्ट्रेट होती है। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा? अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या? उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या? हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति ऊपर रखी किसी वस्तु को देख रहा है। व्यक्ति ऊपर रखी किसी वस्तु को देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख लीजिए, ये कोई व्यक्ति है। ठीक, ये व्यक्ति हो गया। अब ये व्यक्ति क्षैतिज रेखा के ऊपर, ये क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा के ऊपर कोई वस्तु रखी है। मान लीजिए यहाँ एक वस्तु रखी, गुब्बारा ही उड़ रहा है, गुब्बारा है। व्यक्ति द्वारा इस गुब्बारे को देखा जा रहा है तो दृष्टि रेखा है ये। यही दृष्टि रेखा बताए थे ना कि व्यक्ति की आंख और वस्तु के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, हम बता क्या रहे हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा क्षैतिज रेखा के ऊपर, ये जो स्ट्रेट लाइन थी इसके ऊपर कोई वस्तु रखी गई। अब क्षैतिज रेखा के ऊपर रखी वस्तु को देखने पर व्यक्ति द्वारा जो दृष्टि रेखा बनती है और क्षैतिज रेखा बनती है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर दे या अल्फा से रिप्रेजेंट कर दे, कोण का मान कुछ भी हो, थीटा हो, अल्फा हो, 30 अंश हो या 20 अंश हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं हम अवनमन कोण। अगला पॉइंट है अवनमन कोण, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? यहाँ कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये किसी भी छत पे खड़ा हो गया, छत पे खड़ा एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ देखने पर, यानी क्षैतिज रेखा के नीचे देख रहा है, नीचे की तरफ देखने पर, किसी व्यक्ति वस्तु को देखने पर जो कोण बनाता है, यहाँ ये दृष्टि रेखा होगी। जैसे यहाँ एक वस्तु रख दी गई, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को देख रहा है, व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ देखा जा रहा है तो इसकी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गई। इसकी दृष्टि और वस्तु के बीच में जो काल्पनिक रेखा गई, इसके बीच एक कोण बनेगा। ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा। और ये क्षैतिज रेखा, इसके बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा नीचे की तरफ, नीचे रखी किसी वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। इसे भी थीटा से रिप्रेजेंट करिए या अल्फा से। ठीक, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ क्या है?
यहाँ वस्तु ऊपर की तरफ रखी गई है। जब व्यक्ति से ऊपर रखी वस्तु होगी तब जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा कोण वो कैसा होगा, उन्नयन कोण होगा। यहाँ वस्तु कहाँ रखी है, नीचे की तरफ रखी है, वस्तु नीचे रखी गई है तब जो कोण बन रहा है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में, उसे हम अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, यहाँ आप शब्द से ही अगर भाव निकालना चाहें तो शब्द से ही समझ में आ जाएगा उन्नयन, यानी कि नयन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। यानी जब कोई वस्तु ऊपर रखी होगी तो वस्तु को देखने में व्यक्ति द्वारा जो कोण बनाया जाएगा वो कैसा कोण होगा, उन्नयन कोण होगा। और जब वस्तु नीचे रखी होगी तो क्या होगा, अवनमन। जो नयन होगा वो नीचे की तरफ नमन करेगा, झुकेगा। जब नयन झुक रहा है, झुके नयन से कोण बन रहा है, तो यहाँ क्या होगा, अवनमन कोण होगा। उन्नयन कोण यानी कि वस्तु ऊपर रखी गई है तब कोण बना है, अवनमन कोण वस्तु नीचे रखी गई है तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण है, ये अवनमन कोण है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इस बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा कि एक मीनार है, मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट से मीनार के शिखर को, ये मीनार है हमारा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया गया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ठीक, ये मीनार दे दिया गया, BC एक मीनार हो गया, मीनार के आधार से 40 मीटर दूरी पर एक पॉइंट हो गया। अब बोला गया उन्नयन कोण, इसके शिखर को देख रहे हैं, उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण यही ना होगा हमारा, ये AC उन्नयन कोण बनाएंगे। AC रेखा दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण। इस उन्नयन कोण का मान कितना दिया गया, 45 डिग्री, 45 अंश। अब ये 45 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है, तो पूछा क्या गया कि ऊंचाई बताइए, हाइट कितना होगा। तो हम अभी आपसे बताए थे कि हम करते क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प पर। तो यहाँ रेशियो देखा जाए तो ये क्या है, लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किसके आते हैं, tan के आते हैं। tan थीटा इक्वल क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले लिए क्या, हम ले लिए ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ही बना ना, ट्रायंगल ABC में ये tan थीटा यानी कि tan कितना है 45 डिग्री, सॉरी tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, लंब बटे आधार। लंब दिया गया है BC और आधार क्या दिया गया, AB। ठीक, tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan 45 अंश है, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल क्या, BC की हाइट कितनी बता रहे, h बता रही है, फाइंड करना है, h लिख दिए, और AB कितना है 40 है, ये 40 रख दिए। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इक्वल h/40, तो h इक्वल क्या हो गया 40 मीटर। यानी कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई इक्वल 40 मीटर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पतंग है, पतंग व्यक्ति द्वारा जो उड़ाया जा रहा है, ये पतंग की डोरी बिल्कुल तनी हुई है जिसकी लंबाई 40 मीटर है। ठीक, 40 मीटर लंबी एक डोरी द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है, व्यक्ति द्वारा उन्नयन कोण बनाया जा रहा है। यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण का मान कितना दिया गया है, 30 अंश दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी है, ये ज्ञात करिए। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर हाइट पूछ रहा है। बताया गया कि एक पतंग है जो तना हुआ है, इसकी डोरी की लंबाई 40 मीटर है, तो जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण 30 अंश का है, तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होगी, h ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। तो यहाँ लंब दिया गया है, लंब ज्ञात करना है, और कर्ण ज्ञात कर दिया गया है। तो लंब और कर्ण में अगर संबंध निकालना हो तो यहाँ tan थीटा तो लगेगा नहीं, यहाँ यह क्या sin थीटा आ गया। लंब और कर्ण यानी sin थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक, तो हम लिखते हैं, यहाँ भी ट्रायंगल बना हुआ हमारा, ये मान लीजिए ट्रायंगल हो गया ABC, ले लिए ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल ABC में sin थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण। लंब sin थीटा की वैल्यू क्या दी गई 30 डिग्री है, यानी कि sin 30 इक्वल लंब क्या है h है, ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h, और कर्ण का मान कितना दिया गया 40 इक्वल 40 हो गया। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 इक्वल क्या h/40। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 2h इक्वल
40, h इक्वल कितना 20 मीटर, यानी कि जो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 20 मीटर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुल पर बैठा एक व्यक्ति नाव को देख रहा है, नदी में आती हुई नाव को देख रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा नाव को देखने पर ऑनमन कोण बन रहा है। ऑनमन कोण का मान 45 अंश का है और पुल की ऊंचाई 15 मीटर है। तो आप बताइए कि पुल से नाव कितनी दूरी पर है। ठीक, ये दूरी फाइंड करनी है। यहाँ दिया क्या गया, ऑनमन कोण बताया गया है। तो ऑनमन कोण कितना हो गया, यहाँ ऑनमन कोण ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, ऑनमन कोण बन रहा है कितने अंश का 45 डिग्री का, 45 अंश का। तो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि समानांतर रेखा को, ये मान लीजिए हमारी समानांतर रेखा है यहाँ, ठीक, समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा कट करती है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तिर्यक रेखा कट करती है तो इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होंगे ना, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री हो। समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा कट करती है तो एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ दिया क्या गया, मीनार की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है और ये ऑनमन कोण 45 डिग्री का था, तो यहाँ 45 डिग्री बन गया। ये 45 अंश के कोण बन गए। अब पूछा क्या जा रहा है कि ये मीनार पुल है, इस पुल से नाव कितनी दूरी पर, यानी कि ये दूरी ज्ञात करने का डिस्टेंस यक्स मान लीजिए, एक्स मीटर डिस्टेंस है, तो यक्स मीटर लंबाई कितनी होगी ये देखा जाए। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना है, फिर से एक ट्रायंगल, ये मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन पी क्यू आर। ठीक, इस त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू की लंबाई 15 मीटर हो गई, ये क्यू आर की वैल्यू यक्स दी गई है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखा जाए यहाँ लिखते हैं हम त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ क्या लगेगा, ये लंब है और आधार है लंब 15, आधार यक्स tan थीटा, tan थीटा इक्वल क्या लंब बटे आधार, tan थीटा की वैल्यू क्या है tan 45 डिग्री इक्वल कितना, लंब की वैल्यू दी गई है 15 मीटर, आधार मालूम नहीं था तो यक्स मीटर रखे हैं। फॉर tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 1 इक्वल क्या 15 बाई यक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यक्स इक्वल क्या हो गया 15 मीटर। ठीक, यानी कि पुल से नाव की दूरी कितनी है 15 मीटर है। आप नोटिस किए होंगे इसके पहले जो हम पहला क्वेश्चन हल किए थे वहां भी हमारा tan 45 डिग्री था, तो जहाँ कहीं भी tan 45 डिग्री है तो जो ऊंचाई होगी वही दूरी भी होगी। अगर यहाँ ऊंचाई कितनी है 15 मीटर आई थी तो यहाँ डिस्टेंस भी कितना आया 15 मीटर हो गया। ऐसे जो इसके पहले क्वेश्चन लगाए थे वहाँ 45 डिग्री था और हाइट दिया गया था, डिस्टेंस दिया गया था 40 मीटर, तो हाइट कितना हो गया था 40 मीटर। ठीक है, मतलब अगर 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वहां पर डिस्टेंस और हाइट सेम रहेगी, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस 15 हो गया, हाइट भी 15 है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी फिक्स पॉइंट से मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक, किसी फिक्स पॉइंट से, मान लीजिए फिक्स पॉइंट क्या हो गया ए हो गया, इस फिक्स पॉइंट से मीनार के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण क्या हो गया 45 डिग्री होगी। मीनार है, मीनार के शिखर को देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। अब इस फिक्स पॉइंट से मीनार के आधार की ओर बढ़ने पर, मान लीजिए हम यहाँ 40 मीटर तक दूरी बढ़े, 40 मीटर चलने पर बी पॉइंट पे आए, तो बी पॉइंट पर फिर उन्नयन कोण क्या बना इसका उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। ठीक, 60 अंश के हो गए। तो पूछा जा रहा है कि ये फिक्स पॉइंट से मीनार के जो आधार हैं इसके बीच की कुल दूरी कितनी होगी, यानी कि AC के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना होगा। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे कि जो मीनार है, मीनार की ओर देख रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये कोण बढ़ रहा है, 45 डिग्री था फिर 60 हो गया। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में जैसे जैसे आप वस्तु के पास आएंगे वैसे वैसे आपके कोण का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, 30 से 60 फिर 90 कोण का मान बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ देख लिया जाए, ये मान लीजिए मीनार की ऊंचाई भी नहीं दी गई है, मीनार की ऊंचाई क्या है h हो गई। अब ये पॉइंट हो गया हाइट, इसकी मीनार की टोटल हाइट कितनी हो गई CD हो गई। तो एक बार हम क्या किए, यहाँ ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल DCB, त्रिभुज DCB
बी में। यहाँ हम ट्रायंगल ले लिए DCB। अब DCB ट्रायंगल में देखा जाए, यहाँ लंब दिया गया है H और आधार क्या है X है, यानी कि tan थीटा लेना है हमको। tan 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब कितना है H है और आधार क्या दिया गया X दिया गया। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, √3x इक्वल क्या H। ठीक, या फिर H इक्वल लिख सकते हैं, सॉरी X इक्वल लिख सकते हैं H/√3। ठीक, अब अगला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल DCA में। ट्रायंगल DCA में, ट्रायंगल DCA में क्या हो गया, यहाँ भी लंब क्या है H है और आधार क्या होगा x + 40। ये CA पूरी दूरी होगी ना, यानी कि x + 40 आधार हो गया हमारा। तो लिए क्या, tan थीटा इक्वल लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 45 होगी, पूरा बड़ा एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। tan 45 इक्वल क्या, लंब हो गया H और आधार क्या हो गया x + 40। ठीक, tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1 है, 1 इक्वल क्या H/x + 40। तो x + 40 इक्वल क्या होगा, h होगा। और यहाँ भी आप h की वैल्यू क्या निकाले हैं, h इक्वल बताए हैं हम √3x होगा। तो जहाँ h है वहाँ हम वैल्यू रख दें √3x। x + 40 इक्वल क्या हो गया, √3x। ठीक, अब साइड चेंज किया जाए तो साइड चेंज करने पे क्या होगा, 40 इक्वल √3x - x हो गया। ठीक, अब 40 इक्वल, यहाँ हम x कॉमन ले लें, x कॉमन ले तो बचा क्या, √3 - 1। अब √3 - 1 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 40/√3 - 1 इक्वल x हो गया। अब इसका परमेयीकरण कर दिया जाए तो परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, 40 × √3 + 1 अपॉन √3 स्क्वायर हो जाएगा, √3 का 3 - 1 इक्वल x है। तो 40 × √3 + 1/2 इक्वल x हो गया, यानी कि क्या हो गया 20 √3 + 1 इक्वल x इक्वल क्या हो गया 20 √3 + 1। ठीक, ये हो गई हमारी दूरी। ओके, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है हमारा। ये टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसी बेसिस पे आने वाले हैं, इसी टॉपिक से, इसी चैप्टर से आते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो डाउट होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।